बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर का आगाज करते हैं क्लासरूम डिसिप्लिन के हवाले से। हम बात करते हैं क्लासरूम डिसिप्लिन क्यों जरूरी है और उनको किन पर्सपेक्टिव के जरिए टीचर्स एजुकेटर्स क्लासरूम में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और मल्टीपल तरह की पर्सपेक्टिव से वो अपनी क्लासरूम को बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इनके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में बात की थी। क्लासरूम डिसिप्लिन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। क्लासरूम डिसिप्लिन बेसिकली स्टूडेंट्स के बुरे बिहेवियर को गवर्न करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है, ताकि उनके कैरेक्टर्स को शेप किया जा सके। इससे फ्यूचर में क्या होता है, स्टूडेंट्स बिहेव करना सकते हैं, माशरे के अच्छे सिटीजन्स बनते हैं। इसके साथ साथ उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अच्छे से अंदाजा होता है। वो एक माशरे के अच्छे करेक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। उनको रूल्स फॉलो करने में फ्यूचर में कोई मसला नहीं होता और इस तरीके से वो एक अच्छे शहरी बामकसद शहरी बनकर निकल सकते हैं। तो एजुकेटर्स इन एजुकेशनल थ्योरीज या पर्सपेक्टिव का क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं और ये जरूरी है ताकि बच्चों के नेगेटिव जो उनके असरात हैं उनको रोका जा सके। तो लीस्ट अप्रोच एक पहली अप्रोच है डेवलप्ड बाय एनी। ये डिटरमाइन करती है कि किस तरीके से इस अप्रोच को फॉलो करते हुए टीचर्स जो है वो बच्चों के पूरे बिहेवियर को मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उनको अच्छे तरीके पे आमादा कर सकते हैं। सबसे पहले है लीव इट अलोन। एक्रोनिम को फॉलो कर रहा है ये जो है इसमें देखिए लीव इट अलोन। लीव इट अलोन से मुराद अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक कर दी किसी ने क्लास में, पीछे पीछे मुड़ के देखे और उसको इग्नोर करते हैं। कोई शोर शराबा करने की या पूरी क्लास के सामने उसका तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है एंड द एक्शन इनडायरेक्टली। एंड द एक्शन इनडायरेक्टली, जब कोई प्रॉब्लम हो, कोई स्टूडेंट ने डिसरप्शन कर दी हो एक्टिविटी को, तो अपने फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी जेस्चर से या देकर उनको जो है वार्न कर सकते हैं और उसका नाम बुला के बच्चे को कर सकते हैं। अटेंड मोर फुली, इसमें आपने इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे भी किसने ये काम किया, कौन इन्वॉल्व था। यानी एक सिवियरिटी भी बढ़ती जा रही है काम के साथ साथ, आप देख रहे हैं। और फिर आप ऐसे मसले में ऑब्जेक्टिवली ट्रीट करेंगे स्टूडेंट को, अपने इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम इमर्ज होती है, ठीक है। और इसके बाद स्पेल आउट डायरेक्शन। इसके बाद अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, तो प्रॉब्लम हाथ से बाहर निकल रहा हो, तो फिर लर्निंग प्रोसेस भी पॉसिबल बनाया जा रहा हो स्टूडेंट की तरफ से, तो फिर जो भी इन्वॉल्व है उसको फॉलो करें, उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताएं, उसको क्लियरली बताएं कि आपके साथ क्या किया जा सकता है। इसके बाद ट्रीट स्टूडेंट प्रोग्रेस। स्टूडेंट की प्रोग्रेस को देखें कि अगर उसने ये प्रॉब्लम किया और कब किया, कौन इन्वॉल्व था, फ्यूचर में क्या कर रहा है वो, आगे क्या इसकी प्रोग्रेस है, बिहेवियर ठीक हुआ या नहीं हुआ। अब यहाँ के बाद आप देखें, इस प्रोग्रेस के बाद अगर फर्ज करें बिहेवियर ठीक नहीं होता, तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट, यानी आप उसको डिमोट कर सकते हैं, उसको पनिश कर सकते हैं ताकि उसमें बिहेवियर में बेहतरी है। तो इस तरह की मल्टीपल पर्सपेक्टिव आपके जहन में होने चाहिए। के बाद हम देखते हैं पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट बी एफ स्किनर की मशहूर जो साइकोलॉजिस्ट है उनका ये कहा कि रिवार्ड अगर हम करते हैं तो डिजायर्ड बिहेवियर हमें मिल जाता है। कि ऐसी ऑपरेंट कंडीशनिंग में ये नहीं, आप कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और जिसमें बताया कि हम अगर रिवार्ड दें तो एक अच्छा बिहेवियर जो है उसको हम कर सकते हैं। जिसमें उन्होंने एक टेक्निक बताई जिसमें उसका उसका टेक्निक का जिक्र है। स्टिमुलस, स्टिमुलेट करते हैं, उसके बाद रेनफोर्समेंट, ठीक है, स्टिमुलस रेनफोर्समेंट, और उसके बाद जिसमें इंक्रीज बिहेवियर आ जाता है, फिर स्टिमुलस रेनफोर्समेंट रिस्पॉन्स, और आखिर में एक एग्जाम्पल जो है आप सेट कर देते हैं। और नेगेटिव रेनफोर्समेंट में आप पनिश करते हैं ताकि उसके जो बुरा बिहेवियर है उसको जो है वो डिक्रीज किया जा सके। के साथ ये देख लें कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज बिहेवियर। अगर एक स्टूडेंट को अवार्ड, प्रेज या तारीफ मिली है तो वो इट इज मोस्ट प्रोबेबली दैट ही विल लाइकली टू कंटिन्यू दैट एक्टिविटी। अगर किसी ने बुरी एक्टिविटी की है तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट, डांट डपट या कुछ तरह की एक्टिविटी से उसका जो बुरा बिहेवियर है उसको नेगेटिवली आप उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कॉलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कॉलबर्ग उनके मुताबिक जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मॉरल डेवलपमेंट है वो मुख्तलिफ स्टेजेस में डेवलप होती है। इट एक्चुअली प्रमोट्स मॉरल रीजनिंग एंड एथिकल बिहेवियर। उनके जो मॉरल डिलीमाज उनको डिस्कस करते हुए मॉरल ग्रोथ को कैसे जो है वो तकवीर जो है वो दी जा सके। कॉलबर्ग की जो बेसिकली चीज है वो साइकोलॉजी में, एजुकेशन में इस्तेमाल होती है। किस तरह से इंडिविजुअल जो है वो अपनी जो है वो मॉरल रीजनिंग इस्तेमाल करके जो है वो एथिकल डिसीजन बना सकते हैं। अब इसमें आप किसी भी स्टूडेंट को खुद भी मॉरली उसके सवाल को सामने लेकर आए, उसको जज बनाए और खुद भी समझ सकता है कि ऐसे हुआ। तो इसका इस्तेमाल ये है कि मॉरल तरीके से एक एजुकेशनल प्रोग्राम में इसको इनकलकेट किया जाए
ताकि मॉरल वैल्यूज एथिकल बिहेवियर को इनकलकेट किया जाए स्टूडेंट्स के दरमियान। अब उसमें उन्होंने 6 स्टेजेस रखी हैं। हर स्टेज को उन्होंने दो दो में डिवाइड किया, प्रिंसिपल, सोशल कंट्रैक्ट, लॉ, ऑर्डर एंड मोरालिटी, फिर गुड बाय एटीट्यूड, फिर सेल्फ इंटरेस्ट, अवॉइडिंग पनिशमेंट। तो हर एक एज को उन्होंने 2 एजेस में डिवाइड कर दिया, जैसा कि पोस्ट कन्वेंशनल एडल्टहुड, मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन एथिक्स। फिर कन्वेंशनल स्टेज है बच्चों की 8 से 13 ईयर, जिसमें मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एथिक्स, बाहर में आपको सिखाएं कुछ चीजें, भी कन्वेंशनल। फिर 3 to 7 एज की जो है और जो है वो एज है जिसमें आप मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। यानी अगर पहली स्टेज से बच्चों के साथ प्री कन्वेंशनल स्टेज से उनको इस रेनफोर्समेंट के एस्पेक्ट से कि उनको रिवार्ड या पनिश किया जा रहा है, उनके सेल्फ इंटरेस्ट है, उनके लिए बेहतर है, वो फ्यूचर में एक प्रिंसिपल सेट कर लेंगे अपने लिए और एक अच्छे जिम्मेदार शहरी बनकर आएंगे। तो ये तरीकाकार छोटी क्लासरूम से ही अगर हो जाए तो बाद में एक जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो एक हेल्पफुल हो जाता है कि वो बाद में एक सोसाइटी के एक अच्छे जो है वो शहरी बनकर सामने आते हैं। आपके सामने देख लेंगे कि किस तरीके से जो है वो इस मॉरल डेवलपमेंट के 6 स्टेजेस हैं। लेवल 1 प्री कन्वेंशन, जो कि 3 to 7 ईयर्स का एजेस, अवॉइड पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट पे उनको प्रमोट करें, गुड बॉय एटीट्यूड या इस तरह की जो हम अक्सर रिवार्ड देते हैं, लॉ, ऑर्डर, मोरालिटी के एस्पेक्ट में सोसाइटी के बारे में रोशनास कराएं, और फाइनली इट वुड सेट एन एग्जांपल फॉर द स्टूडेंट। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, अब्राहम मास्लो बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट थे जो कि बहुत शानदार तरीके से अपनी इस थ्योरी ऑफ हायरार्की या ह्यूमन मोटिवेशन के हवाले से या हायरार्की ऑफ नीड्स के हवाले से जाने जाते हैं। इनकी जो हायरार्की ऑफ नीड्स है एक साइकोलॉजी की थ्योरी जो कि एक्सप्लेन करती है कि मोटिवेशन जो है ना वो एक्चुअली इट ड्राइव्स ह्यूमन बिहेवियर। अगर अच्छी मोटिवेशन होगी तो अच्छा बिहेवियर मिलेगा। तो मास्लो के मुताबिक जो ह्यूमन नीड्स है वो इस तरीके से अरेंज की जा सकती है हायरार्की के में, और स्टूडेंट्स या इंडिविजुअल या किसी भी माजरे के तबके को मोटिवेट किया जा सकता है कि वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके। तो एक अच्छे इन्वायरमेंट वो बनाने के लिए एक सबसे पहली रिक्वायरमेंट पूरी करना जरूरी है, और वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट वो है साइकोलॉजिकल नीड्स। किसी भी स्टूडेंट की साइकोलॉजिकल नीड्स अगर क्लासरूम में या क्लासरूम के पर्सपेक्ट से आप देख रहे हैं अगर पूरी हैं तो नेक्स्ट स्टेज डेवलप होगा। तो साइकोलॉजिकल नीड्स में आपके पास बेसिक फूड आ जाती है, शेल्टर, स्लीप, क्लॉथिंग, रिप्रोडक्शन या इस तरह की जो एस्पेक्ट्स आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद सेफ्टी, अगर सेफ्टी है और जो है उसको एम्प्लॉयमेंट या हेल्थ इश्यूज वगैरह के तमाम चीज़ें फीचर्स मुयसर हैं तो वो फिर नेक्स्ट स्टेज पे चला जाएगा। अब क्लासरूम में ये है कि इस थ्योरी को इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है कि स्टूडेंट के जो बुनियादी खौफ खतरात हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, उसको अफेक्ट कैसे किया जाए, और उसमें जैसे ही उसको ये खौफ खतरा या डर खत्म होगा तो वो सीखने की तरफ वापस आगे जाएगा। उसमें फ्रेंडशिप की एक्टिविटी आएगी, जब उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, सेल्फ एस्टीम, उसको ऑनर मिलेगा क्लासरूम में तो वो एस्टीम की तरफ जाएगा। और फाइनली जब उसको रिवार्ड, उसको प्रेज, उसको तारीफ मिलेगी तो वो एक प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जिसमें अपनी वैल्यू को खुद जज करेगा, उस तरह की सिचुएशन में आ जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट बिकमिंग द मोस्ट दैट वन कैन बी इन अ क्लासरूम। he can be a person that may solve the problems. He can be a person who would become a very developed or groomed at the end of the stage. तो ये continuous process है क्लासरूम, पर्सनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि मुसलसल चलता है। इसके बाद आ जाए सेल्फ डिटर्मिनेशन फील्ड। डेसी एंड रेयान की ये सपोर्ट करती है स्टूडेंट्स को ऑटोनॉमी दी जाए और इन्वॉल्व किया जाए डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में जब अप्रोप्रिएट। ये जो है थ्योरी बेसिकली 3 एस्पेक्ट पर फोकस करती है, और 3 एस्पेक्ट में उनके हैं कि ह्यूमन के जो मोटिवेशन है वो 3 इननेट साइकोलॉजिकल जो नीड्स हैं अगर वो पूरी हो जाएं तो उनको सेल्फ डिटर्मिनिस्टिक वो जो है वो हो जाते हैं। पहली उसमें आपके पास है ऑटोनॉमी, द फीलिंग वन हैज अ चॉइस, विलिंगली एंडोर्स वन्स बिहेवियर। स्टूडेंट को चॉइस दी जाएगी कि ये आपके पास ऑप्शन है, ये आप कर सकते हैं, और इसके बाद वो उनके ऊपर भी छोड़ा जा सकता है। और ये अमूमन थोड़े से बड़ी क्लासेस में, 7, 8 से ऑनवर्ड आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा कॉम्पिटेंस, द एक्सपीरियंस ऑफ मास्टरी एंड बीइंग इफेक्टिव इन वंस एक्टिविटी। अब इसमें आप कह सकते हैं कि इफेक्टिवली इंटरेक्ट करे अपने इन्वायरमेंट के साथ और अपने आप को देखे कि वो कैपेबल है या नहीं। और फिर इसके बाद रिलेटेडनेस है, ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें वो दूसरों के साथ रिलेट करता है अपने एक्सपीरियंस को, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उसमें जो है वो आती है।
और वो एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। तो इस तरीके से सेल्फ डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी जो है, अगर क्लासरूम में अपॉर्चुनिटी दी जाए बच्चों को, तो वो सेल्फ बड़ी क्लासेस में ऐसे जो समझदार हों और वो अपने डिसिप्लिन को खुद गवर्न कर सकें, अपनी बुरी आदतों को खुद गवर्न कर सकें, तो ये इस एस्पेक्ट से उनको मैनेज किया जा सकता है। तो ये वेरियस डोमेन में इस्तेमाल की जाती है थ्योरी, एजुकेशन में, वर्क में, स्पोर्ट्स में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, ताकि जो है वो किसी अच्छे मकसद के लिए जो है वो काम जारी रखा जा सके। सोशल लर्निंग थ्योरी, एल्बर्ट बेंडोरा। अब सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो, इसमें सोशल लर्निंग थ्योरी में रोल मॉडलिंग का कंसेप्ट दिया जाता है। बी अ पॉजिटिव रोल मॉडल फॉर बिहेवियर एंड इनकॉर्पोरेट पीयर रोल मॉडल्स एंड पॉसिबल। स्टूडेंट्स के दरमियान बताएं ये अच्छा स्टूडेंट है, ये ऐसे है, इसका ऐसे तरीका है, ये अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है, या ये काम सही तरीके से कर रहा है। तो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स जो है वो एक दूसरे से वो भी सीखते हैं। attention, retention, motor production, motivation, stimuli, focus, rehearse code, practice feedback, reward, reinforce। सोशल लर्निंग थ्योरी में attention, फिर उसके बाद तो बताया जाए कि आप ये ठीक कर रहे हैं काम, और उसके बाद उसी प्रोसेस को रिइंफोर्स किया जाए ताकि वो मोटिवेट हो सकें, साथ साथ अपने साथियों से भी कुछ सीख सकें। के बाद है डेमोक्रेटिक क्लासरूम। जैसे कि नाम से मशहूर है, मशहूर कंसेप्ट है ये डेमोक्रेटिक क्लासरूम का। जॉन डेवी ने ये कंसेप्ट दिया। डेमोक्रेटिक क्लासरूम की जो थ्योरी है वो ये फोकस करती है कि स्टूडेंट्स दे शुड हैव द एबिलिटी टू चूज व्हाट एंड हाउ दे विल लर्न। सो मीटिंग्स एंड डिस्कशंस आर यूजुअली हेल्ड, और उसमें मीटिंग और डिस्कशन में जो है वो देखा जाता है कि हाउ टीचर्स एग्री ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज along with their students. So they, if they mutually agree on particular kind of areas or procedures or policies, तो इस तरीके से बिहेवियर और एजुकेशन को जो है वो गवर्न किया जा सकता है। तो प्रोसेस ऑफ जो मीटिंग है वो डिस्कशन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस डेमोक्रेटिक क्लासरूम का। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन होती है, डिसीजन मेकिंग की एक्टिविटीज होती है, तमाम चीज़ों को लेकर चला जाता है। के अलावा है चार्टर एजुकेशन। टॉमस लिकोना के ये कंसेप्ट है, और जिसमें कैरेक्टर एजुकेशनल प्रोग्राम को इंटीग्रेट किया जाता है ताकि वैल्यूज सिखाए जाए, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में उनको जो है वो बताया जाए। अब लिटरेचर और रियल लाइफ की एग्जांपल्स दी जाती हैं ताकि एथिकल जो डिलेमास हैं उनको कैसे देखा जाए, उनको सॉल्व कैसे किया जाए। अब कंपोनेंट्स ऑफ गुड कैरेक्टर आप देख सकते हैं, मॉरल फीलिंग, मॉरल एक्शन और मॉरल नहीं। तो ये तमाम एस्पेक्ट जो है इसमें मद्देनजर रख के जो है वो डिसीजन मेकिंग, और इसके अलावा मिसिंग मेकिंग, मॉरल अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, सेल्फ एस्टीम, इन तमाम चीज़ों को फोकस करते हुए बच्चों की कैरेक्टर एजुकेशन को भी ख्याल रखा जाता है। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग, ग्लोरिया लेटसन बिलिंग। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग से आप कल्चरल डाइवर्सिटी का ख्याल रखते हो अपनी क्लासरूम में, डाइवर्स एक्सपीरियंस का ख्याल रखते हुए आप बच्चों के एक्सपीरियंसेस को, अच्छे पॉजिटिव एक्सपीरियंस को प्रमोट करते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से सीख सकें। और इसमें आप देख सकते हैं कि कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी में आप ऑडियंस, चैलेंजिंग और पॉजिटिव कल्चरल आइडेंटिटीज, इनको मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट्स के अच्छी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और इनकॉर्पोरेट करते हैं कि किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उनके बिहेवियर को जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस तरह की तमाम जो हमारे पास जो सीरीज है उसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट जो है वो अपने आप को इंक्रीज कर सकते हैं ग्रेजुअली, लेकिन साथ साथ उनके ऊपर चेक भी रखना बहुत जरूरी है कि वो ऐसे नहीं है कि आप उनको बिल्कुल चितर बेमुहार छोड़ देंगे और बिल्कुल इस तरीके से नहीं। इसके बाद है बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट्स, जैकब कॉनन। बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट्स, अब आपके सामने के बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स विद स्टूडेंट। बच्चों के साथ बताएं कि भाई आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, आपका बिहेवियर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ताकि एक डिजायर्ड एक ऑब्जेक्टिव मिल सके। तो जो आपने एक्सपेक्टेशन रखी है वो स्टूडेंट्स के सामने रखते ताकि बाद में कोई मिस्टेक होता है तो यू कैन होल्ड यूर स्टूडेंट्स अकाउंटेबल कि भाई आपने डेविएशन किया, ये काम नहीं किया, तो अब आपको क्या किया। फिर लेकिन अब अगर उस बच्चे ने काम नहीं किया तो फिर भी आपने फौरन से सजा नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? उसकी वजह यह कि फिर आप किसी और पर्सपेक्टिव यानी लीस्ट अप्रोच के तहत काम कर रहे होंगे या रेनफोर्समेंट के मुताबिक आप दे रहे होंगे, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट से आप उसको चांस देंगे। अगर वो फिर सजा करे, काम ना करे, तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट के कंसेप्ट आप यूज करेंगे।
तो इस तरीके से क्लासरूम के मैनेजमेंट को सीखना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन को सीखना बहुत ज़रूरी है, इन पर्सपेक्टिव को सीखना ज़रूरी है, ताकि आप एक अच्छे एजुकेटर जो है वो बन सकें। Introduction to Collins model. Collins model focuses on preventive discipline. Techniques and strategies designed to prevent the occurrence of discipline problems in the first place. पहले से यानी आपके साथ आप कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट सेट किया जाता है और इफेक्टिव लेसन मैनेजमेंट का फोकस किया जाता है। उनको आप कह सकते हैं कि इसमें आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट के साथ एक आउटकम सेट कर लिया जाता है, उनको टारगेट सेट कर लिया जाता है कि ये ऐसा करेंगे हम और इस तरीके से हम इसको जो है वो फोकस करेंगे। अब इसमें फोकस जो है वो ताकि स्टूडेंट्स का मेंटेन रहे और वो अच्छे तरीके से इफेक्टिवली अपनी स्टूडेंट एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकें, तो ये एक एस्पेक्ट में आ जाता है बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट। ग्रोथ माइंडसेट, कैरल डेविक प्रमोट द आइडिया दैट इंटेलिजेंस एंड बिहेवियर कैन चेंज एंड ग्रो ओवर टाइम। अब कैरल डेविक की जो कंसेप्ट है उसमें वो कहते हैं कि अगर हम देखें कि ग्रोथ का जो माइंडसेट है, ये जो थ्योरी है, ये कहते हैं कि हमारा जो बिलीफ है इंटेलिजेंस के मुतालिक ये बदलता रहता है। ये इस चीज पे भी फोकस करता है कैसे हम अपनी जिंदगी में आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटते हैं और किस तरीके से जो क्रिटिसिज्म हमें फेस करनी पड़ती है लाइफ में उसको भी कैसे उनका सामना करते हैं। इट इनकरेज स्टूडेंट्स टू एम्ब्रेस चैलेंजेस एंड लर्न अबाउट मिस्टेक्स। What is the growth mindset theory by Carol Dweck? अब growth mindset theory एक ऐसी मोटिवेशन थ्योरी है कैरल डेविक की जो कि हमें अपने इंटेलिजेंस के मुतालिक बताती है और अपने माइंडसेट को चेंज करने की एबिलिटी के बारे में बताती है और किस तरीके से इफ वी चेंज आवर माइंडसेट इट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन ऑन द वे वी अप्रोच डिफरेंट चैलेंजेस। जब अपना माइंडसेट हम चेंज करेंगे तो हम चैलेंजेस को फेस करना भी सीखते हैं, फिर जो क्रिटिसिज्म हम फेस करती है उसको भी हम जो है वो सीख जाएंगे। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स को आप पॉजिटिव, नेगेटिव, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में भी बताएंगे। अब इसमें क्योंकि कैरल डेविक का मानना था कि इंसान बार बार उसकी जो माइंडसेट है वो बार बार डेवलप होता है और उसकी जो एबिलिटी है वो ग्रो करती है, ना सिर्फ उसका माइंडसेट बल्कि उसकी इंटेलिजेंस भी इंप्रूव होती है। तो फिक्स माइंडसेट एक स्टैटिक किस्म की सिचुएशन है जिसमें चैलेंजेस को भी अवॉइड किया जाता है, एफर्ट भी नहीं करता, बंदा इग्नोर करता है नेगेटिव या पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को। तो जो पॉजिटिव फीडबैक अगर होगी या ग्रोथ माइंडसेट की कंसेप्ट आप मद्देनजर रखते हुए अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करेंगे तो उनको सिखाएं कि चैलेंजेस आपने एक्सेप्ट करने। मिसाल के तौर पर आप अपने क्लास में सीआर बनाना चाह रहे हैं लेकिन सीआर कोई बनने के लिए राजी नहीं है, तो इससे आप समझ रहे हैं कि उनका एक फिक्स माइंडसेट एक बना हुआ है कि वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना तैयार ही नहीं है। ऐसे में आप क्या करेंगे, उनको चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना सिखाएं, उनको दिखाएं कि किस तरीके से आपने लेके चलना। इसी तरह एक स्टूडेंट आपका फेल हो गया और वो आप आगे रिपीट नहीं करना चाह रहा तो आप उनको बताएं कि ग्रोथ के लिए आपको रिपीट करना जरूरी है। इसी तरह एक शख्स एफर्ट नहीं कर रहा और एफर्ट करने से रुक गया आपका स्टूडेंट, तो आप उनको एफर्ट करने के बारे में बताएंगे। एक शख्स को डिसिप्लिन की वजह से क्लासरूम से निकाल दिया गया या लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, तो यू कैन टेल योर स्टूडेंट कि भाई लर्न फ्रॉम द क्रिटिसिज्म एंड मोल्ड योर डिसिप्लिन। मुझे याद पड़ता है कि हमारे क्लास में जब हम स्कूल में पढ़े थे तो एक स्टूडेंट को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से निकाल दिया गया था। 9th क्लास का वो स्टूडेंट था, उसको डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की वजह से कॉलेज स्कूल से निकाल दिया गया। तस्वुर करें 10वीं क्लास में वही स्टूडेंट पूरे डिवीजन में तकरीरी मुकाबलों में टॉप करता है और ना सिर्फ टॉप करता है, उसी स्कूल में जहां से उसको निकाला गया था उसी स्कूल में आके वो सब टीचर्स के सामने तकरीर करता है और आकर इनाम पाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक हम अपनी क्रिटिसिज्म जो हमारे ऊपर होती है उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम इंस्पायरेशन लेते हैं, उनसे पॉजिटिव फीडबैक लेते हैं। तो इन तमाम सीरीज का बेसिकली मकसद ये है कि टीचर्स बाय कंबाइनिंग ऑल ऑफ दीज principles, ideas, they can create an environment that may fosters a positive kind of behavior that may help their student to develop their character to the full potential, so that they become a responsible citizen among the rest of the student और अपनी community में भी बेहतरीन तरीके से वो परफॉर्म करें। तो बहुत सारे ऐसे थ्योरीज हैं, पर्सपेक्टिव है जिनको अपनी रियल लाइफ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं। एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिए। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर इख्तिताम पज़ीर होता है। मुझे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी के लिए लेक्चर इंग्लिश आप रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी वीडियो में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या ये वीडियोस काफी है, क्या हम इम्तिहानात में पास कर लेंगे? देखें, कंसेप्चुअल ओवरव्यू वीडियोस जो हैं दे आर हेल्पफुल फॉर यू टू गेट एन आइडिया, टू गेट द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दैट मे एनेबल यू टू गेट द कॉन्फिडेंस, बट दे मे नॉट बी एबल टू हेल्प यू गेट द गुड मार्क्स। अब ये नहीं सवाल करें कि एक 40 मिनट का लेक्चर लेकर आप, यू स्टिल हैव टू स्टडी, आपको एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना होगा। ये ऐसे ही है कि आपने क्लासरूम में शेक्सपियर पे कोई हैमलेट पे कोई लेक्चर अटेंड किया और अब आप ये अज्यूम कर लें कि आप हैमलेट के ऊपर आप रिसर्च भी कर लेंगे, आप लिख भी लेंगे उसके ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इससे कॉन्फिडेंस गेन करें, आइडियाज गेन करें, अपना विजन करेक्ट करें, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाए कि यस यू हैव स्टडीड द टॉपिक, यू हैव हाउ नाउ अबाउट दिस टॉपिक, और फिर आप उसके रेलेवेंट एमसीक्यूज को प्रिपेयर कीजिए। लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं आपको, इंटरव्यू में आपको ये कंसेप्ट बहुत काम आएंगे। इंटरव्यू में आपसे वो इस तरह की सेल्फ डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी या कार्ल डेविक की थ्योरी या अब्राहम मास्लो की थ्योरी या कॉलबर्ग की जो स्टेजेस हैं डिफरेंट किस्म के, उनके बारे में पूछ सकता है। तो फिर आप इनको रिवाइज कर सकते हैं वीडियो लेक्चर से। लीस्ट अप्रोच के बारे में पूछा जा सकता है, उसके स्टेप्स के बारे में पूछा जा सकता है। ना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।